सबसे पहले बजट पे मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद करता हूं और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे पहले भी कई बार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद करने का अवसर मिला है। लेकिन इस बार मैं धन्यवाद के साथ साथ राष्ट्रपति महोदया जी का अभिनंदन भी करना चाहता हूं। अपने विजनरी भाषण में राष्ट्रपति जी ने हम सबको और करोड़ों देशवासियों को मार्गदर्शन किया है। गणतंत्र के मुखिया के रूप में उनकी उपस्थिति ऐतिहासिक भी है और देश की कोटि कोटि बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का अवसर भी। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने आदिवासी समाज का गौरव तो बढ़ाया ही है, लेकिन आज आजादी के इतने सालों के बाद आदिवासी समाज में जो गौरव की अनुभूति हो रही है, उनका जो आत्मविश्वास बढ़ा है, और इसके लिए ये सदन भी और देश भी उनका आभारी हूं। राष्ट्रपति जी के भाषण में संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का बहुत बढ़िया तरीके से एक खाका खींचा गया। एक प्रकार से देश को अकाउंट भी दिया गया, इंस्पिरेशन भी दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। हर किसी ने अपने अपने आंकड़े दिए, अपने अपने तर्क दिए और अपनी रुचि, प्रवृत्ति, प्रकृति के अनुसार सबने अपनी बातें रखी और जब इन बातों को गौर से सुनते हैं, उसे समझने का जब प्रयास करते हैं, तो ये भी ध्यान में आता है कि किसकी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी योग्यता है, किसकी कितनी समझ है और किसका क्या इरादा है। ये सारी बातें प्रकट होती ही हैं और देश भली भांति तरीके से उसका मूल्यांकन भी करता है। मैं चर्चा में शामिल सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम
समर्थक उछल रहे थे और खुश होकर के कहने लगे, ये हुई है। मैं अंतिम बार बोल रहा हूं, आप सीट पर बैठे बैठे नहीं बोले, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और कोई शब्दों को नहीं, गलत। आप चुप रहिए। नो नो, पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा। शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कह करके हम, ये कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो रहा था, कुछ लोग कन्नी भी काट गए और एक बड़े नेता महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान भी कर चुके हैं। जनजातीय समुदाय के प्रति, जनजातीय समुदाय के प्रति प्लीज प्लीज प्लीज, आप नफरत भी दिखाई दी है, प्लीज। और हमारे जनजातीय समाज के प्रति उनकी सोच क्या है? देखिए, सदन सदन के तरीके से चलेगा। आप लोग बोले थे, सबने सुना था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। नो, गलत। लेकिन जब इस प्रकार की बातें टीवी के सामने कही गई, तो भीतर पड़ा हुआ जो नफरत का भाव था, जो सच, वो बाहर आके ही रह गया। ये खुशी है। ठीक है, बाद में चिट्ठी लिख करके बचने की कोशिश तो की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, जब राष्ट्रपति जी के भाषण पर चर्चा मैं सुन रहा था, तो मुझे लगा कि बहुत सी बातों को मौन रह करके स्वीकार किया गया है। यानी एक प्रकार से सबके भाषण में सुनता था, तब लगा कि राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति किसी को इतराज नहीं है, किसी ने उसकी आलोचना नहीं की। भाषण की हर बात, अब देखिए क्या कहा है राष्ट्रपति जी ने, मैं उन्हीं के शब्द कोट करता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा था, जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा था, जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था,
वह मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा से बाहर आकर आज देश और देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से लिए गए फैसलों के लिए हो रही है। ये पैराग्राफ जो मैं पढ़ रहा हूं वो राष्ट्रपति जी के भाषण के पैराग्राफ को मैं कोट कर रहा हूं और मुझे आशंका थी कि ऐसी बातों पर यहां जरूर इतराज करने वाले तो कुछ लोग निकलेंगे, वो विरोध करेंगे, ऐसा कैसे बोल सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन मुझे खुशी है किसी ने विरोध नहीं किया, सबने स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं 140 करोड़ देशवासियों का आभारी हूं कि सबके प्रयास के परिणाम आज इन सारी बातों को पूरे सदन में स्वीकृति मिली है। इससे बड़ा गौरव का विषय क्या हो सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सदन में हंसी मजाक, टीका टिप्पणी, नोक-झोंक ये तो होता रहता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज राष्ट्र के रूप में गौरवपूर्ण अवसर हमारे सामने खड़े हैं। गौरव के क्षण हम जी रहे हैं। राष्ट्रपति जी के पूरे भाषण में जो बातें हैं वो 140 करोड़ देशवासियों के सेलिब्रेशन का अवसर है। देश ने सेलिब्रेट किया है। माननीय अध्यक्ष जी, 100 साल में आई हुई ये भयंकर बीमारी, महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति, बटा हुआ विश्व, इस स्थिति में भी, इस संकट के माहौल में भी देश को जिस प्रकार से संभाला गया है, देश जिस प्रकार से संभला है, इससे पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है, गौरव से भर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनौतियों के बिना जीवन नहीं होता है। चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन चुनौतियों से ज्यादा सामर्थ्यवान है 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा। 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य चुनौतियों से भी ज्यादा मजबूत है, बड़ा है और सामर्थ्य से भरा हुआ है। इतनी बड़ी भयंकर महामारी, बटा हुआ विश्व, युद्ध के कारण हो रहे विनाश, अनेकों देशों में अस्थिरता का माहौल है। कई देशों में भीषण महंगाई है, बेरोजगारी, खाने पीने का संकट, और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है, एक आशा है, भरोसा है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये भी खुशी की बात है कि आज भारत को
विश्व के समृद्ध देश ऐसे G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर भी मिला। ये देश के लिए गर्व की बात है। ये देश के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। 140 करोड़ देशवासियों में किसी को दुख नहीं हो सकता है। वो आत्मनिरीक्षण करे, वो कौन लोग हैं जिसको इसका भी दुख हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज दुनिया की हर विश्वसनीय संस्था, सारे एक्सपर्ट्स जो वैश्विक प्रवाहों को बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, जो भविष्य का अच्छे से अनुमान भी लगा सकते हैं, उन सबको आज भारत के प्रति बहुत आशा है, विश्वास है और बहुत एक मात्रा में उमंग भी है। और आखिर ये सब क्यों? ऐसे ही तो नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ इस प्रकार से बड़ी आशा की नजरों से क्यों देख रही है? इसके पीछे कारण है। इसका उत्तर छिपा है भारत में आई स्थिरता में, भारत की वैश्विक साख में, भारत के बढ़ते सामर्थ्य में और भारत में बन रही नई संभावनाओं में। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो बातें हो रही है, उसी को मैं अगर शब्दबद्ध करूं और कुछ बातें उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं। अब आप देखिए, भारत में 2-3 दशक अस्थिरता के रहे। आज स्थिरता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, स्टेबल गवर्नमेंट भी है और डिसिसिव गवर्नमेंट है। और उसका भरोसा स्वाभाविक होता है। एक निर्णायक सरकार, एक पूर्ण बहुमत से चलने वाली सरकार, वो राष्ट्रहित में फैसले लेने का सामर्थ्य रखती है। और ये वो सरकार है, रिफॉर्म आउट ऑफ कंपल्सन नहीं, रिफॉर्म आउट ऑफ कन्विक्शन हो रहे हैं। और हम इस मार्ग पर हटने वाले नहीं हैं, हम चलते रहेंगे। देश को समय की मांग के अनुसार जो चाहिए वो देते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक और उदाहरण की तरफ मैं जाना चाहूंगा। इस कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया। और इतना ही नहीं, अपने करोड़ों नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन के टीके लगाए। इतना ही नहीं, 150 से ज्यादा देशों को इस संकट के समय हमने जहां जरूरत थी वहां दवाई पहुंचाई, जहां जरूरत थी वहां वैक्सीन पहुंचाई। और आज विश्व के कई देश हैं जो भारत के विषय में इस बात पर बड़े गौरव से विश्व के मंच पर धन्यवाद करते हैं, भारत का गौरवगान करते हैं। उसी प्रकार से तीसरे एक पहलू की तरफ ध्यान देता हूं।
इसी संकट काल में आज भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी ताकत दिखाई है, एक आधुनिकता की तरफ बदलाव किया है, पूरा विश्व इसका अध्ययन कर रहा है। मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली में था। डिजिटल इंडिया की चारों तरफ वाहवाही हो रही थी और बहुत क्यूरियोसिटी थी कि देश कैसे कर रहा है। कोरोना काल में दुनिया के बड़े बड़े देश, समृद्ध देश अपने नागरिकों को आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते थे, नोटें छापते थे, बांटते थे, लेकिन बांट नहीं पाते थे। ये देश हैं जो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में लाखों करोड़ों रुपए देशवासियों के खाते में जमा करवा देता है। हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। एक समय था छोटी छोटी टेक्नोलॉजी के लिए देश तरसता था। आज देश में बहुत बड़ा फर्क महसूस हो रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। कोविन, दुनिया के लोग अपने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दे नहीं पाते जी। आज वैक्सीन लो, हमारे मोबाइल फोन पर हमारा सर्टिफिकेट दूसरी सेकंड पे अवेलेबल है। ये ताकत हमने दिखाई है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में नई संभावनाएं हैं। दुनिया को सशक्त वैल्यू और सप्लाई चेन, उसमें आज पूरी दुनिया ने कोरोना कालखंड ने सप्लाई चेन के मुद्दे पर दुनिया को हिला के रख दिया है। आज भारत उस कमी को पूरने की ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। कईयों को बात समझना बहुत देर लग जाएगी। भारत आज इसी दिशा में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है और दुनिया भारत की समृद्धि में अपनी समृद्धि देख रही है। माननीय अध्यक्ष जी, निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें भारत के लोगों की उपलब्धियां नहीं दिखती है। अरे 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ और प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण आज दुनिया में डंका बजना शुरू हुआ है। उन्हें भारत के लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियां उनको नजर नहीं आ रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्ष में भारत में 90,000 स्टार्टअप्स, और आज स्टार्टअप की दुनिया में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज देश के टायर 2, टायर 3 सिटीज में भी पहुंच चुका है। हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचा है। भारत के युवा सामर्थ्य की पहचान बनता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इतने कम समय में और कोरोना के विकट कालखंड में 108 यूनिकॉर्न बने हैं। और एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है उसकी वैल्यू 6-7 हजार करोड़ से ज्यादा होती है। ये देश के नौजवानों ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, आज भारत दुनिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरा बड़ा देश बन गया है। घरेलू विमान यात्री, डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में आज विश्व में हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं।
एनर्जी कंजम्पशन प्रगति के एक मानदंड माना जाता है। आज भारत एनर्जी कंजम्पशन में दुनिया में एक कंज्यूमर के रूप में तीसरे नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में हम दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं। स्पोर्ट्स कभी हमारी कोई पूछ नहीं होती थी, कोई पूछता नहीं था। आज स्पोर्ट्स की दुनिया में हर स्तर पर भारत के खिलाड़ी अपना रुतबा दिखा रहे हैं, अपना सामर्थ्य दिखा रहे हैं। एजुकेशन समेत हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है। पहली बार, माननीय अध्यक्ष जी, गर्व होगा, पहली बार हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट वालों की संख्या 4 करोड़ से ज्यादा हो गई। इतना ही नहीं, बेटियों की भी भागीदारी बराबर होती जा रही है। देश में इंजीनियरिंग हो, मेडिकल कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेजेस हो, उसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्पोर्ट्स के अंदर भारत का परचम ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, हर जगह पे हमारे बेटे, हमारी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी भारतीय को ऐसी अनेक बातें मैं गिना सकता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कई बातें कही हैं। देश में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है। एक विश्वास से भरा हुआ देश है, सपने और संकल्प लेकर के चलने वाला देश है। लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। आदरणीय अध्यक्ष जी, आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है। इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, और क्या है? पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। और जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, माननीय अध्यक्ष जी, एक बार जंगल में 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए और
वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए, और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, अब करे क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, वो कानून बना दिया है। अरे देखो, कानून बना दिया है। ये इनके तरीके से पल्ला झाड़ दिया। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाला। वही 10 साल, यूपीए के वो 10 साल, कश्मीर से कन्याकुमारी, आपकी जमाने में क्या रहा बताइए। कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था। चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर रहना, वही खबरें रहती थी। 10 साल में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा ही हिंसा देश का शिकार हो गया था। उस 10 साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी निराशा का कारण यह भी है आज जब देश की क्षमता का परिचय हो रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य खिल रहा है, खुल करके सामने आ रहा है। लेकिन देश का सामर्थ्य तो पहले भी था, लेकिन 4 से लेकर 14 तक इन्होंने वो अवसर गंवा दिया। और यूपीए की पहचान बन गई, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे, मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी, तब ये कैश फॉर वॉट में फंसे रहे। ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में, और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, सदी के हम मानते हैं
सदी के दूसरे दशक में सदी के दूसरे दशक में उचित नहीं है, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप बिना तथ्यों के बोलते हैं और फिर सुनते नहीं हैं। प्लीज बैठिए। नो, बैठिए, बैठिए। नो 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 नो। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा का किसी भी देश के विकास में अपना एक महात्म्य होता है और जब दुनिया में भारत की ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी, इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई। पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए। कोयला घोटाला चर्चा में आ गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश पर इतने आतंकी हमले हुए, 2008 के हमलों को कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकवाद पर सीना तान कर आंख में आंख मिला करके हमले करने का सामर्थ्य नहीं था। उसे चुनौती को चुनौती देने की ताकत नहीं थी और उसके कारण आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते गए और पूरा देश 10 साल तक खून बहता रहा। मेरे देश के निर्दोष लोगों का वो दिन गए थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब एलएसी भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था, उस समय डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब देश के लिए जरूरत थी और निराशा के मूल में ये चीजें पड़ी हुई है, सब उभर करके आ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडियाज डेकेड है पूरे विश्व के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, थैंक यू शशि जी। कांग्रेस में बंटवारा हो गया। कांग्रेस में बंटवारा हो गया। कांग्रेस में बंटवारा। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। उस रूप में हम आलोचना को देखने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से
बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना नहीं, आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। गलत आरोप। और हाल ये चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो, उसकी आलोचना कर दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, माननीय अध्यक्ष जी, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो। अगर सेना पराक्रम करे, सेना अपना शौर्य दिखाए और वो नैरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे, तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। कभी आर्थिक देश की प्रगति की खबरें आए, आर्थिक प्रगति की चर्चा हो, विश्व के सारे संस्थान भारत के आर्थिक गौरवगान करें, तो यहां से निकलो, आरबीआई को गाली दो, भारत के आर्थिक संस्थानों को गाली दो। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 9 साल देखा है, माननीय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह, माननीय आप सदन के नेता हैं, आप माननीय सदस्यों को समझा दें, लोकतंत्र के लिए जिसकी ये आवश्यकता है, संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं है कि बैठे बैठे बोलें। नो, गलत, नो, नो, आपने भी बोला है, गलत तरीका है ये। नो, बैठ जाइए, गलत तरीका है। ना, जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो आपको मर्यादा से सुनना चाहिए। प्लीज बैठिए। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 साल हमने देखा है कुछ लोगों की बैंक्रप्सी को देखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिक्स ने ले ली है, और ये कंपल्सिव क्रिटिक्स इसी में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया, और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सुर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता, देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है। और इसलिए जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार सुन रहा हूं
माननीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार सुन रहा हूं, यहां कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी है, बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है। और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था, मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसे लोगों के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, सुनो फिर। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये लोग बिना सर पैर की बातें करने के आदी होने के कारण उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो खुद का कितना कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ। हो सकता है वो आत्मचिंतन करके खुद के अंदर जो विरोधाभास है उसको भी तो ठीक करेंगे। अब 2014 से ये लगातार कोस रहे हैं, हर मौके पर कोस रहे हैं, भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है, भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा, न जाने क्या क्या कहा। और अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को दबकाकर फैसले करवा रहा है। अरे पहले ये तो तय करो भाई कि भारत कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी जीवंत संगठन होता है, अगर एक जीवंत व्यवस्था होती है, जो जमीन से जुड़ी हुई व्यवस्था होती है, वे जनता जनार्दन में क्या चलता है, लोगों के अंदर उसका चिंतन करता है, उससे कुछ सीखने की कोशिश करता है और अपनी राह भी समय रहते हुए बदलता रहता है। लेकिन जो अहंकार में डूबे होते हैं, जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है, सब हमारा ये सही सही है, ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा। मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं। उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें क्यों वो भरोसा करेगा? अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है, वो आपकी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी,
आजादी के 75 साल बीत गए। 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है। वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी? तुम्हारी गलतियों को, गालियों को कैसे स्वीकार करेगी? आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ परिवारों को मदद पहुंची है। जिंदगी बच गई है उनकी। मुसीबत के समय मोदी काम आया है। तुम्हारी गालियां को वो कैसे स्वीकार करेगा? कैसे स्वीकार करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी गालियां, आपके आरोपों को इन कोटि आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, आने सदस्य प्लीज। नहीं, ये तरीका उचित नहीं है आपका। कोई तरीका उचित नहीं है। नो, इस तरीके से सदन नहीं चलेगा। मैं आपको बता देता हूं, नो, तरीका गलत है। बैठिए, बैठिए। क्या सदन है? संसद है? बैठकर टिप्पणी करते हैं। सदन के नेता बोलते हैं जब कुछ शांत रखा करो, मर्यादा रखा करो चीजों की। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार कुछ बातों के लिए प्रतिबद्ध है। समाज के वंचित वर्ग को वरीयता, उस संकल्प को लेकर के हम जी रहे हैं, उस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं। दशकों तक दलित, पिछड़े, आदिवासी जिस हालत में उनको छोड़ दिया गया था, वो सुधार नहीं आया जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था, जो संविधान निर्माताओं ने निर्दिष्ट किया था। 2014 के बाद गरीब कल्याण योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मेरे इन्हीं परिवारों को मिला है। दलित, पिछड़ों, आदिवासी की बस्तियों में पहली बार, मानिए थे कि पहली बार बिजली पहुंची है। मीलों तक पानी के लिए जाना पड़ता था, पहली बार नल से जल पहुंच रहा है, इन परिवारों में पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अनेक परिवार, कोटि कोटि परिवार पहली बार पक्के घर में आज जा पाए हैं, वहां रह पाए हैं।
आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बस्तियां आपने छोड़ दी थी, आपके लिए चुनाव के समय ही जिसकी याद आती थी, आज सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इतना ही नहीं 4G कनेक्टिविटी भी वहां पहुंच रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पूरा देश गौरव कर रहा है। आज एक आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में जब देखते हैं, पूरा देश गौरवगान कर रहा है। आज देश में आदि जाति समूह के नर नारी, जिन्होंने मातृभूमि के लिए जीवन तर्पण कर दिए, आजादी के जंग का नेतृत्व किया, उनका पुण्य स्मरण आज हो रहा है और हमारे आदिवासियों का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और हमें गर्व है कि ऐसी महान हमारे आदिवासी परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में एक महिला देश का नेतृत्व कर रही है, राष्ट्रपति के रूप में काम कर रही है। हमने उनका हक दिया है। आदरणीय जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, हम पहली बार देख रहे हैं। एक बात ये भी सही है, हम सबका समान अनुभव है, सिर्फ मेरा ही ऐसा है ऐसा नहीं, आपका भी है। हम सब जानते हैं कि जब मां सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। जब मां सशक्त होती है तो परिवार सशक्त होता है, परिवार सशक्त होता है तो समाज सशक्त होता है, और तभी जाकर के देश सशक्त होता है। और मुझे संतोष है कि माताएं, बहनों, बेटियों को सबसे ज्यादा सेवा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। हर छोटी मुसीबत को दूर करने का प्रामाणिक पूर्वक प्रयास किया है। बड़ी संवेदनशीलता के साथ उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी कभी मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, लाल किले पर से टॉयलेट की बातें करता है, बड़ी मजाक उड़ाई गई। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये टॉयलेट, ये इज्जतगार, इन मेरी माताओं बहनों की क्षमता, उनकी सुविधा, उनका सुरक्षा का सम्मान करने वाली बात है। इतना ही नहीं मानिए अध्यक्ष जी, जब मैं सैनिटरी पैड की बात करता हूं तो लोगों को लगता है, अरे प्रधानमंत्री ऐसे विजय में क्यों जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सैनिटरी पैड्स के अभाव में गरीब बहन बेटियों के अपमान सहती थी, बीमारियों का शिकार हो जाती थी। माताओं बहनों को धुएं में दिन के कई घंटे बिताने पड़ते थे, उनका जीवन धुएं फंसा रहता था, उसे मुक्ति दिलाने का काम उन गरीब माताओं बहनों को करने का सौभाग्य हमें मिला है। जिंदगी खप जाती थी, आधा समय पानी के लिए, आधा समय केरोसिन की लाइन के अंदर खपे रहते थे। आज उससे मुक्ति देने का संतोष, उन माताओं बहनों को मुक्ति देने का संतोष। माननीय अध्यक्ष जी, जो पहले चलता था, अगर वैसा ही हम चलने देते, शायद कोई हमें सवाल भी नहीं पूछता कि मोदी जी ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्योंकि देश को आपने ऐसी स्थिति में ला दिया था कि इससे बाहर निकल ही नहीं सकता था। वैसी निराशा में देश को झोंक कर रखा हुआ था। हमने उज्ज्वला योजना से धुएं से मुक्ति दिलाई, जल जीवन से पानी दिया, बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम किया। 9 करोड़ बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह से जोड़ना, माइनिंग से लेकर के डिफेंस तक, आज माताओं बहनों को, बेटियों को अवसर खोल दिए हैं। ये खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हम याद करें, वोट बैंक की राजनीति ने देश के सामर्थ्य को कभी कभी बहुत बड़ा
गहरा धक्का पहुंचाया है। और उसी का परिणाम है कि देश में जो होना चाहिए, जो समय पे होना चाहिए था, उसमें काफी देर हो गई। आप देखिए, मध्यम वर्ग लंबे समय तक मध्यम वर्ग को पूरी तरह नकार दिया गया, उसकी तरफ देखा तक नहीं गया। एक प्रकार से वो मान के चला कि हमारा कोई नहीं, अपने ही बलबूते पर जो हो सकता है करते चलो। वो अपनी पूरी शक्ति बेचारा खपा देता था। लेकिन हमारी सरकार, एनडीए सरकार ने मध्यम वर्ग की ईमानदारी को पहचाना है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की है और आज हमारा परिश्रमी मध्यम वर्ग देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। सरकार के विभिन्न योजनाओं से मध्यम वर्ग को कितना लाभ हुआ है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं उदाहरण देता हूं। 2014 से पहले जीबी डेटा, क्योंकि आज युग बदल चुका है, ऑनलाइन दुनिया चल रही है, हर एक के हाथ में मोबाइल पड़ा हुआ है, कुछ लोगों के जेब फटे हुए हो तो भी मोबाइल तो होता ही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 के पहले जीबी डेटा की कीमत 250 रुपया थी। आज सिर्फ 10 रुपया, आज सिर्फ 10 रुपया। आदरणीय अध्यक्ष जी, एवरेज हमारे देश में एक नागरिक एवरेज 20 जीबी का उपयोग करता है। अगर उस हिसाब को मैं लगाऊं तो एवरेज एक व्यक्ति का 5,000 रुपया बचता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 5,000 रुपया बचता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जन औषधि स्टोर आज पूरे देश में आकर्षण का कारण बने हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग का परिवार, उसको अगर परिवार में सीनियर सिटीजन है, डायबिटीज जैसी बीमारी है, तो 1,000, 2,000, 2,500, 3,000 की दवाई हर महीना लेनी पड़ती है। जन औषधि केंद्र में जो दवाई बाजार में 100 रुपये में मिलती है, जन औषधि में 10 रुपये, 20 रुपये में मिलती है। आज 20,000 करोड़ रुपया मध्यम वर्ग का जन औषधि के कारण बचा है। माननीय अध्यक्ष जी, हर मध्यम वर्गीय परिवार की एक सपना रहता है खुद का घर बने, और अर्बन इलाके में होम लोन के लिए बड़ी व्यवस्था करने का काम हमने किया। और रेरा का कानून बनाने के कारण जो कभी इस प्रकार के तत्व मध्यम वर्ग की मेहनत की कमाई को सालों तक डुबो कर रख देते थे, उसमें से मुक्ति दिला करके उसको एक नया विश्वास देने का काम हमने किया, और उसके कारण खुद का घर बनाने की उसकी सहूलियत बढ़ गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर मध्यम वर्गीय परिवार को अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उसके उच्च शिक्षा के लिए उसके मन में एक रहता है, मंसूबा रहता है। वो चाहता है आज जितनी मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई है, सीटें बढ़ाई गई हैं, उसने मध्यम वर्ग के एस्पिरेशन को बहुत उत्तम तरीके से एड्रेस किया है। उसको विश्वास होने लगा है कि उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य निर्धारित है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश को आगे बढ़ाना है तो भारत को आधुनिकता की तरफ गए बिना कोई चारा नहीं, और समय की मांग है कि अब समय नहीं गंवा सकते, और इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बहुत बड़ा ध्यान दिया है। और ये भी माने, स्वीकार होगा, भारत की एक जमाने में पहचान थी गुलामी के कालखंड के पहले। गुलामी के कालखंड के पहले ये देश आर्किटेक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दुनिया में उसकी एक ताकत थी, पहचान थी। गुलामी के कालखंड में सारा नष्ट हो गया। देश आजाद होने के बाद वो दिन दोबारा में आएगा ऐसी आशा थी, लेकिन वो भी समय बीत गया। जो होना चाहिए था, जिस गति से होना चाहिए, जिस स्केल से होना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। आज उसमें बहुत बड़ा बदलाव इस दशक में देखा जा रहा है। सड़क हो, समुद्री मार्ग हो, व्यापार हो, वाटरवेज हो, हर क्षेत्र में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प देख रहा है। हाईवे पर
हाईवे पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी। दुनिया भर में आज चौड़ी सड़कों की बात होती थी, भारत में चौड़ी सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे आज देश की नई पीढ़ी देख रही है। भारत में वैश्विक स्तर के अच्छे हाईवे, एक्सप्रेस दिखे, इस दिशा में हमारा काम है। पहले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों ने जो देकर के गए, उसी पर भी हम बैठे रहे, उसी को हमने अच्छा मान लिया, गाड़ी चलती थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, वो समय था, आदरणीय अध्यक्ष जी, वो समय था जिस प्रकार से अंग्रेजों छोड़ करके गए थे, उसी भाव में जीते रहे। और रेलवे की पहचान क्या बन गई थी? रेलवे यानी धक्का मुक्की, रेलवे यानी एक्सीडेंट, रेलवे यानी लेट लतीफ। यही यानी एक स्थिति थी, लेट लतीफ में एक कहावत बनी गई थी, रेलवे यानी लेट लतीफी। एक समय था हर महीने एक्सीडेंट होने वाली घटनाएं बार बार आती थी। एक समय था एक्सीडेंट एक किस्मत बन गई थी। लेकिन अब ट्रेनों के अंदर वंदे भारत की मांग, हर एमपी चिट्ठी लिखता है, मेरे यहां वंदे भारत चालू करो। आज रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, आज एयरपोर्ट का कायाकल्प हो रहा है। 70 साल में 70 एयरपोर्ट, 70 साल में 70 एयरपोर्ट, 9 साल में 70 एयरपोर्ट। देश में वाटरवेज भी बन रहा है। आज वाटरवेज पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश आधुनिकता की तरफ बढ़े, इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देते हुए, आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे जीवन में, सार्वजनिक जीवन में 4-5 दशक मुझे हो गए और मैं हिंदुस्तान के गांवों से गुजरा हुआ इंसान, 4-5 दशक तक उसमें से एक लंबा कालखंड परिव्राजक के रूप में बिताया है। हर स्तर के परिवारों से बैठने उठने का, बात करने का अवसर मिला है और इसलिए भारत के हर भूभाग को, समाज की हर भावना से परिचित हूं। और मैं इसके आधार पर कह सकता हूं और बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि भारत का सामान्य मानवी पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। सकारात्मकता उसके स्वभाव का, उसके संस्कार का हिस्सा है। भारतीय समाज नेगेटिविटी को सहन कर लेता है, स्वीकार नहीं करता है, ये उसकी प्रकृति नहीं है। भारतीय समुदाय का स्वभाव खुशमिजाज है, स्वप्नशील समाज है, सत्कर्म के रास्ते पर चलने वाला समाज है, सृजन कार्य से जुड़ा हुआ समाज है। मैं आज कहना चाहूंगा, जो लोग सपने लेकर के बैठे हैं कि कभी यहां बैठते थे, फिर कभी मौका मिलेगा, ऐसे लोग जरा 50 बार सोचें, अपने तौर तरीकों पर जरा पुनर्विचार करें। लोकतंत्र में आपको भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आधार आज डिजिटल लेन देन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग बन गया। आपने उसको भी निराधार करके रख दिया था, अब उसके भी पीछे पड़ गए थे। उसको भी रोकने के लिए कोर्ट कचहरी तक को छोड़ा नहीं था। जीएसटी को न जाने क्या क्या कह दिया गया, पता नहीं, लेकिन आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और सामान्य मानवी को जीवन सुगम बनाने में जीएसटी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। वो जमा एचएएल को कितनी गालियां दी गई, किस प्रकार से बड़े बड़े फोरम का मिसयूज किया गया। आज एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने वाला हब बन चुका है, जहां से तेजस हवाई जहाज सैकड़ों की संख्या में बन रहे हैं।
भारतीय सेना के हजारों करोड़ रुपए का ऑर्डर आज एचएएल के पास है। भारत के अंदर आज वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री आगे आ रही है। आज भारत डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगा है। माननीय अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के हर नौजवान को गर्व होता है। निराशा में डूबे हुए लोगों से अपेक्षा नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं भली भांति, समय सिद्ध कर रहा है। जो कभी यहां बैठते थे वो वहां जाने के बाद भी फेल हुए हैं। वहां जाने के बाद भी फेल हुए और देश पास होता जा रहा है, डिस्टिंक्शन पे जा रहा है। और इसलिए समय की मांग है कि आज निराशा में डूबे हुए लोग थोड़ा स्वस्थ मन रख के आत्मचिंतन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम करके आए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे। आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे और उस दिन वो 24 जनवरी थी। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। वो समय था माननीय अध्यक्ष जी। और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे। मैंने कहा था कि आमतौर पर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहरा हूं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूकें बम फोड़ रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। ये माहौल और पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तोड़े हैं। आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा का सफल कार्यक्रम होते हैं। मुझे खुशी है, कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था कुछ लोगों को,
ऐसा कहते थे कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो गए। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अखबारों में एक खबर आई थी जिसकी तरफ ध्यान नहीं गया होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, उसी समय अखबारों में एक खबर आई थी कि क्योंकि लोग टीवी में चमकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उसी समय श्रीनगर के अंदर दशकों बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे थे। और अलगाववादी दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। अब ये भी देश ने देखा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे साथी आखिरी हमारे माननीय सदस्य नॉर्थ ईस्ट के लिए कह रहे थे। मैं कहूंगा जरा एक बार नॉर्थ ईस्ट हो आइए। आपके जमाने का नॉर्थ ईस्ट और आज के जमाने का नॉर्थ ईस्ट देखिए। आधुनिक चौड़े हाईवे हैं, रेल की सुख सुविधा वाली सफर है, आप आराम से हवाई जहाज से जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के हर कोने में आज बड़ी, और मैं गर्व के साथ कहता हूं, आजादी का 75 साल मना रहे हैं, तब मैं गर्व से कहता हूं 9 साल में करीब 7500 7,500 7,500 जो हथियार के रास्ते पर चल पड़े थे, ऐसे लोगों ने सरेंडर किया और अलगाववादी प्रवृत्ति छोड़ करके मुख्य धारा में आने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज त्रिपुरा में लाखों परिवारों को पक्का घर मिला है, उसकी खुशी में मुझे शरीक होने का अवसर मिला। जब मैंने त्रिपुरा में हीरा योजना की बात कही थी, तब मैंने कहा था हाईवे, रेलवे और एयरवे, ये हीरा का आज सफलतापूर्वक त्रिपुरा की धरती पर मजबूती नजर आ रही है। त्रिपुरा तेज गति से आज भारत की विकास यात्रा का भागीदार बना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं सच सुनने के लिए भी बहुत सामर्थ्य लगता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, झूठे गंदे आरोपों को सुनने के लिए भी बहुत बड़ा धैर्य लगता है। और मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने धैर्य के साथ गंदी से गंदी बातें सुनने का ताकत दिखाई है। ये अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन जो सच सुनने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, वो कितनी निराशा की गर्त में डूब चुके होंगे, इसका देश आज सबूत देख रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये देश अजरा अमर है। आओ हम चल पड़े 2047 आजादी के 100 साल मनाएंगे, एक विकसित भारत बना के रहेंगे, एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चले, पूरे सामर्थ्य के साथ चले। और जो लोग बार बार गांधी के नाम पर रोटी खिलाते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, एक बार गांधी को पढ़ ले, एक बार महात्मा गांधी को पढ़ें। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप अपने कर्तव्यों को पालन करोगे तो दूसरे के अधिकारों की रक्षा उसमें निहित है। आज कर्तव्य और अधिकार के बीच में भी लड़ाई देख रहे हैं। ऐसी नासमझी शायद देश ने पहली बार देखी होगी। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी को अभिनंदन करता हूं, राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं। और देश आज यहां से एक नए उमंग, नए विश्वास, नए संकल्प के साथ चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रस्ताव पर सदस्यों के अनेक संशोधन प्रस्तुत प्रस्ताव किए गए।
सभा की सहमति हो तो मैं सभी संशोधनों एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। धन्यवाद। प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए। अब मैं संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान करता हूं। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधन स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज 1 मिनट बैठिए, 1 मिनट बैठो सब, 1 मिनट बैठो पहले आप, 1 मिनट बैठिए आप, प्लीज 1 मिनट सिटिंग। मैंने कल सभी मान्य सदस्यों ने 1 मिनट अधीर रंजन जी, प्लीज 1 मिनट सुनिए, बात सुनिए, 1 मिनट बात सुनिए। कल सदन में सभी मान्य सदस्यों ने देर रात्रि तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर भाग लिया। कुछ मान्य सदस्यों ने राष्ट्रपति अभिभाषण के बाहर के बिंदु भी गए। बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के सदन का गलत तरीके से उपयोग किया गया, जो सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। और मेरा आग्रह है, हम सब लोग जिस धन्यवाद प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, उस पर एक मुझसे धन्यवाद दें। अब मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 31 जनवरी 2023 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की, उनके अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य पक्ष में वह हाँ गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। और सदन में सभी माननीय राष्ट्रपति जी के अभिवादन पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करा करें, यह परंपरा हमेशा रहनी चाहिए। आइटम नंबर 30 वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा। श्री गौरव गोगोई। नो। अध्यक्ष महोदय, आज देश के सामने बहुत से चुनौतियां हैं। आज हमारी देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ की है। इसी साल बहुत लोगों ने कहा कि हमारी जनसंख्या, सर हाउस को ऑर्डर में, सर हाउस को ऑर्डर में लाइए सर। 1 मिनट रुक जाओ, आप रुक जाए 2 मिनट प्लीज। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। प्लीज माननीय सदस्य विराजे। हाउस ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्यगण, बत्तीस बैठ जाएंगे। गौरव गोगोई जी प्लीज। माननीय सदस्य, मैं नाम से पुकारूं, माननीय से जो बैठना है बैठ जाइए। आप भी इधर भी बैठ जाइए। सर गौरव गोगोई जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हमारे देश के सामने, सर हाउस को ऑर्डर। गौरव गोगोई जी प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हमारे देश के सामने विभिन्न चुनौतियां हैं सर। सबसे बड़ी चुनौतियां यह है कि आज हमारे देश की जो जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ को पार कर चुकी है। और इस वर्ष के प्रारंभ में बहुत लोग कहते हैं कि अब चीन से ज्यादा जनसंख्या आज हमारे देश में है। इसके बावजूद भी आज बेरोजगारी का जो दर है लगभग 7% आज जनवरी में यह आंकड़ा आया है CMIE से। पिछले महीने 8% था। तो आप देख सकते हैं कि आज हमारे देश के लिए कितने कठिन परिस्थिति में है। एक तरफ हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है
और साथ ही साथ अगर हम देखें कि गरीबी भी आज कोविड और विभिन्न कारणों के पश्चात आज गरीबी भी बढ़ रही है। अगर 80 करोड़ लोगों को आज भी अनाज देना पड़ रहा है, अगर 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को आज भी फ्री अनाज देना पड़ रहा है, बेरोजगारी का दर 7% है, तो आज हमारे देश में कितनी गंभीर चुनौतियां हैं इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। So we've just heard that all-out frontal attack launched by the Prime Minister on Rahul Gandhi and the Congress Party. Time and again, remember, the Prime Minister has put the Congress Party on mat. He's put out his government's report card versus the Congress's tainted record. And on your screens, you will look at all the details that have come in, the highlights of the Prime Minister's big attack that he's launched against the Congress Party. I also want to get in our colleague Abhishek in just a moment. I think he is joining us live right now. And before we actually play out highlights from the Prime Minister's speech, you know, Abhishek, the Prime Minister actually has touched a lot of important, arenas. He's put out the report card of his government versus, a decade he says that India lost, a decade that could have been saved, a decade that could have built India. So that is one bit. Then he's, put out the growth indicators in the government of the day. He's interestingly also made a reference to what happened in Jammu and Kashmir. And he said it's only because of the development, the atmosphere right now there, that Congress Party and Rahul Gandhi could take part, in that Bharat Jodo Yatra in Jammu and Kashmir. So I think all in all, this is the sharpest attack, Abhishek, we've heard from the Prime Minister against the Congress Party. Oh yes, Deepthi. I mean, Prime Minister clearly there taking the opposition to cleaners. Obviously, he did not name names, but then you could sense at least 2 or 3 times that he took swipe at Rahul Gandhi. So Kashmir was, of course, one mention. Then there was a mention of families. There was a mention of crying always, abusing, and the mention of reading Mahatma Gandhi, and the fact that he said that criticism has been taken over by compulsive critics who don't want to see anything good in what the government is doing, and also then of course saying that the mandates have not been able to do what the Enforcement Directorate did in terms of bringing a semblance of opposition unity and bringing them on a common platform. So I think he began by saying that the world has high hopes. He began by saying or thanking the President for having made that joint address to both the Houses of Parliament. And then of course that Jigar Moradabadi couplet where he again I think took a swipe at the ecosystem which sort of supports Rahul Gandhi. It can be said that at some stage he would arrive. Every time Rahul Gandhi makes some address, this ecosystem says that, oh, he has made a valuable contribution, finally he has arrived. And so I think the Prime Minister there really sort of taking pot shots with that literary couplet. And that's how it is. Essentially, this is customary. I can tell the viewers the process that is followed. Prime Minister himself watches key opposition speeches and takes down points, and then those are elaborated in the address that he makes. Of course, there is an entire team, watching it and giving those points. But then Prime Minister there. सबने अपनी बातें रखी, और जब इन बातों को गौर से सुनते हैं, उसे समझने का जब प्रयास करते हैं, तो ये भी ध्यान में आता है कि किसकी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी योग्यता है, किसकी कितनी समझ है, और किसका क्या इरादा है। ये सारी बातें प्रकट होती ही हैं, और देश भली भांति तरीके से उसका मूल्यांकन भी करता है। मैं चर्चा में शामिल
सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे और खुश होकर के कहने लगे ये हुई है। मैं अंतिम बार बोल रहा हूं, आप सीट पर बैठे बैठे नहीं बोले, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और कोई शब्दों को नहीं गलत। आप चुप रहिए। नो नो पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कर हम कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। देख जी, सदन में हंसी मजाक, टीका टिप्पणी, नोक-झोंक ये तो होता रहता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज राष्ट्र के रूप में गौरवपूर्ण अवसर हमारे सामने खड़े हैं, गौरव के क्षण हम जी रहे हैं। राष्ट्रपति जी के पूरे भाषण में जो बातें हैं वो 140 करोड़ देशवासियों के सेलिब्रेशन का अवसर है, देश ने सेलिब्रेट किया है। माननीय अध्यक्ष जी, 100 साल में आई हुई ये भयंकर बीमारी, महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति, बटा हुआ विश्व, इस स्थिति में भी, इस संकट के माहौल में भी देश को जिस प्रकार से संभाला गया है, देश जिस प्रकार से संभला है, इससे पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है, गौरव से भर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनौतियों के बिना जीवन नहीं होता है, चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन चुनौतियों से ज्यादा सामर्थ्यवान है 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा। 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य चुनौतियों से भी ज्यादा मजबूत है, बड़ा है और सामर्थ्य से भरा हुआ है। इतनी बड़ी भयंकर महामारी, बटा हुआ विश्व, युद्ध के कारण हो रहे विनाश, अनेकों देशों में अस्थिरता का माहौल है, कई देशों में भीषण महंगाई है, बेरोजगारी,
खाने पीने का संकट और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है, एक आशा है, भरोसा है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये भी खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व के समृद्ध देश ऐसे G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर भी मिला। ये देश के लिए गर्व की बात है। ये देश के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। 140 करोड़ देशवासियों में किसी को दुख नहीं हो सकता है। वो आत्मनिरीक्षण करे, वो कौन लोग हैं जिसको इसका भी दुख हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज दुनिया की हर विश्वसनीय संस्था, सारे एक्सपर्ट्स जो वैश्विक प्रवाहों को बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, जो भविष्य का अच्छे से अनुमान भी लगा सकते हैं, उन सबको आज भारत के प्रति बहुत आशा है, विश्वास है और बहुत एक मात्रा में उमंग भी है। और आखिर ये सब क्यों? ऐसे ही तो नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ इस प्रकार से बड़ी आशा की नजरों से क्यों देख रही है? इसके पीछे कारण है। इसका उत्तर छिपा है भारत में आई स्थिरता में, भारत की वैश्विक साख में, भारत के बढ़ते सामर्थ्य में और भारत में बन रही नई संभावनाओं में। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो बातें हो रही है, उसी को मैं अगर शब्दबद्ध करूं और कुछ बातें उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं। अब आप देखिए, भारत में एक 2-3 दशक अस्थिरता के रहे, आज स्थिरता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, स्टेबल गवर्नमेंट भी है और डिसिसिव गवर्नमेंट है। और उसका भरोसा स्वाभाविक होता है। एक निर्णायक सरकार, एक पूर्ण बहुमत से चलने वाली सरकार, वो राष्ट्र हित में फैसले लेने का सामर्थ्य रखती है। और ये वो सरकार है, रिफॉर्म आउट ऑफ कंपल्सन नहीं, रिफॉर्म आउट ऑफ कन्विक्शन हो रहे हैं। और हम इस मार्ग पर हटने वाले नहीं हैं, हम चलते रहेंगे। देश को समय की मांग के अनुसार जो चाहिए वो देते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक और उदाहरण की तरफ मैं जाना चाहूंगा। इस कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई।
भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया और इतना ही नहीं, अपने करोड़ों नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन के टीके लगाए। इतना ही नहीं, 150 से ज्यादा देशों को इस संकट के समय हमने जहां जरूरत थी वहां दवाई पहुंचाई, जहां जरूरत थी वहां वैक्सीन पहुंचाई। और आज विश्व के कई देश हैं जो भारत के विषय में इस बात पर बड़े गौरव से विश्व के मंच पर धन्यवाद करते हैं, भारत का गौरवगान करते हैं। उसी प्रकार से तीसरे एक पहलू की तरफ ध्यान देते हैं। इसी संकट काल में आज भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी ताकत दिखाई है, एक आधुनिकता की तरफ बदलाव किया है, पूरा विश्व इसका अध्ययन कर रहा है। मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली में था। डिजिटल इंडिया की चारों तरफ वाहवाही हो रही थी और बहुत क्यूरियोसिटी थी कि देश कैसे कर रहा है। कोरोना काल में दुनिया के बड़े बड़े देश, समृद्ध देश अपने नागरिकों को आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते थे, नोटें छापते थे, बांटते थे, लेकिन बांट नहीं पाते थे। ये देश हैं जो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में लाखों करोड़ों रुपए देशवासियों के खाते में जमा करवा देता है। हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। एक समय था छोटी छोटी टेक्नोलॉजी के लिए देश तरसता था। आज देश में बहुत बड़ा फर्क महसूस हो रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। कोविन, दुनिया के लोग अपने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दे नहीं पाते जी। आज वैक्सीन लो, हमारे मोबाइल फोन पर हमारा सर्टिफिकेट दूसरी सेकंड पे अवेलेबल है। ये ताकत हमने दिखाई है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में नई संभावनाएं हैं। दुनिया को सशक्त वैल्यू और सप्लाई चेन, उसमें आज पूरी दुनिया ने कोरोना कालखंड ने सप्लाई चेन के मुद्दे पर दुनिया को हिला के रख दिया है। आज भारत उस कमी को पूरने की ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। कईयों को बात समझना बहुत देर लग जाएगी। भारत आज इसी दिशा में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है और दुनिया भारत की समृद्धि में अपनी समृद्धि देख रही है। माननीय अध्यक्ष जी, निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें भारत के लोगों की उपलब्धियां नहीं दिखती है। अरे 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ और प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण आज दुनिया में डंका बजना शुरू हुआ है। उन्हें भारत के लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियां उनको नजर नहीं आ रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्ष में भारत में 90,000 स्टार्टअप्स, और आज स्टार्टअप की दुनिया में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम
आज देश के टायर 2, टायर 3 सिटीज में भी पहुंच चुका है। हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचा है। भारत के युवा सामर्थ्य की पहचान बनता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इतने कम समय में और कोरोना के विकट कालखंड में 108 यूनिकॉर्न बने हैं और एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है उसकी वैल्यू 6-7 हजार करोड़ से ज्यादा होती है। ये देश के नौजवानों ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, आज भारत दुनिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरा बड़ा देश बन गया है। घरेलू विमान यात्री, डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में आज विश्व में हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। एनर्जी कंजम्पशन प्रगति के एक मानदंड माना जाता है। आज भारत एनर्जी कंजम्पशन में दुनिया में एक कंज्यूमर के रूप में तीसरे नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में हम दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं। स्पोर्ट्स कभी हमारी कोई पूछ नहीं होती थी, कोई पूछता नहीं था। आज स्पोर्ट्स की दुनिया में हर स्तर पर भारत के खिलाड़ी अपना रुतबा दिखा रहे हैं, अपना सामर्थ्य दिखा रहे हैं। एजुकेशन समेत हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है। पहली बार, माननीय अध्यक्ष जी, गर्व होगा, पहली बार हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट वालों की संख्या 4 करोड़ से ज्यादा हो गई। इतना ही नहीं, बेटियों की भी भागीदारी बराबर होती जा रही है। देश में इंजीनियरिंग हो, मेडिकल कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेजेस हो, उसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्पोर्ट्स के अंदर भारत का परचम ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, हर जगह पे हमारे बेटे, हमारी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी भारतीय को ऐसी अनेक बातें मैं गिना सकता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कई बातें कही हैं। देश में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है। एक विश्वास से भरा हुआ देश है, सपने और संकल्प लेकर के चलने वाला देश है। लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। आदरणीय अध्यक्ष जी, आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है। इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, और क्या है? पिछले 10 साल में
2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, महंगाई डबल डिजिट रही। और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। और जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, माननीय अध्यक्ष जी, एक बार जंगल में 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए, और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, अब करे क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, वो कानून बना दिया है। अरे देखो, कानून बना दिया है। ये इनके तरीके से पल्ला झाड़ दिया। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाला। वही 10 साल, यूपीए के वो 10 साल, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था। चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर रहना, वही खबरें रहती थी। 10 साल में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा ही हिंसा देश का शिकार हो गया था। उस 10 साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी निराशा का कारण यह भी है आज जब देश की क्षमता का परिचय हो रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य खिल रहा है, खुल करके सामने आ रहा है। लेकिन देश का सामर्थ्य तो पहले भी था, लेकिन 4 से लेकर 14 तक इन्होंने वो अवसर गंवा दिया। और यूपीए की पहचान बन गई, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। जब टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी
इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे, मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी, तब ये कैश फॉर वॉट में फंसे रहे। ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में, और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। Guiding by to go shortly. As soon as the formalities are completed, it will get airborne. So if you look at it, the type of aircraft we are using, the load we are carrying, and we have put 2 medical teams in the last. The Bharatiya Janata Party Karyakartas are on the street. They are protesting at the ITO office of the Aam Aadmi Party. They are saying that this is Aam Aadmi Party who did not want to election to happen, and that's something what we are seeing at this point in time. On the other hand, let me tell you that Aam Aadmi Party vice versa is blaming the same. This is attack and the counter attack what we are seeing, all set to do the protest against BJP, whereas BJP is protesting Aam Aadmi Party, and that's something, the kind of uproar which was witnessed in the house also. It will require more than some dim-witted YouTubers to proclaim and then bring about the end of the Indian economy because of Adani. Now I have some really bad news for the lobby. Listen to me. The Adani crisis is over. That I find it totally laughable that some people have got so carried away by these foolish, illiterate YouTubers to actually start saying that India is over because of a small little Adani wrinkle. Did you really expect a shady short seller of a dubious background called Hindenburg, a person so shady, a group so shady that they don't even have the morality or guts to declare their own investors? For I think it will require more than some dim-witted YouTubers along with the China Vadra Congress to proclaim the end of the Indian economy. Ladies and gentlemen, let's debate. With less than 24 hours left for the Border Gavaskar Trophy to begin, KL Rahul didn't provide any definitive answers about 3 key slots in the team: the wicketkeeper, the third spinner, and the number 5 in the batting order. Let's listen into what he has to say. Yeah, if it arises, then I'm more than happy to do that. And whatever little cricket I played for the country, I've always done that. Whatever the team has asked me to do, I try and prepare that way and try and do my best for the team. And if that is something that the team wants me to do here, I'll be more than happy to do that. I mean, we can only look at it and assume it's going to play a certain way, but you never know with pitches. So yeah, there will be a temptation to play 3 spinners because we're playing in India. There's no surprise, the pitches are going to spin. So yeah, again, we'll take that call on the day of the game or a day before the game. Australia's blockbuster 4-test series against India will be the greatest challenge. Just days ahead of the opening test match of the Border Gavaskar Trophy in Nagpur, Steve Smith assessed the pitch at the Vidarbha Cricket Ground as dry turning and no bounce. Yeah, we obviously know Hoff's a quality bowler, so he's a big loss for us. He's played here before as well, so he knows the conditions and lengths to bowl. But then obviously we've got Lance and Scotty. Scotty's done amazingly well in every test match he's played so far. I think his lengths will suit this wicket, skidding to the top of the stumps, particularly if there's some reverse swing that comes into play throughout the game as well. While India hold the Border Gavaskar Trophy, having won the last 3 test series, yeah, if it arises, then I'm more than happy to do that. And whatever little cricket I played for the country, I've always done that. Whatever the team has asked me to do, I try and prepare that way and try and do my best for the team. And if that is something that the team wants me to do here, I'll be more than happy to do that.
eyes are now on the high-stakes India versus Australia Test showdown. Agency report, Republic TV. The world. And in Turkey, in latest updates that are coming in, the death toll has crossed the 7,700 mark as more bodies are recovered from the rubble. A frantic race is underway to find more survivors and help those who are injured. And the toll is likely to climb further as freezing weather and multiple aftershocks are hampering rescue efforts despite international assistance. Turkish President Recep Tayyip Erdogan declares a 3-month state of emergency in 10 afflicted provinces, which would facilitate management of the emergency response. A large fire was burning at Turkey's Iskenderun port. Reports suggest the fire was caused by containers that toppled over during the powerful quake that struck southeastern Turkey. The magnitude 7.8 quake left at least 7,000 dead, flattening several buildings across large areas of Turkey and neighboring Syria. Residents from Secocha town of Peru salvaged personal belongings from a mudslide that buried part of the town the day before. Hello, welcome. You're watching This Is Exclusive with me, Shavin Sen. There was a heated argument inside the parliament. This after Rahul Gandhi launched an attack on the government with regards to the Adani controversy. But the Prime Minister, with its sharpest rebuttal, we'll get you all the highlights of the Prime Minister's speech. And not just that, what's the real story behind GVK? Tonight we'll get you the real picture, the truth behind why exactly is Rahul Gandhi really lobbying for the GVK. But let's first take a look at the headlines. ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं. From development to opposition's negative politics, Prime Minister Modi delivers a rousing speech in the parliament. 10 साल तक खून बहता रहा मेरे देश के निर्दोष लोगों का, वो दिन गए थे. Prime Minister Modi calls the decade between 2004 to 2014 as the lost decade. Lists UPA era scams. So as far as GVK is concerned, there was absolutely no pressure on our side, either through Gautam Adani or any other agency. GVK exposes Rahul Gandhi denies pressure. Republic accesses probe details against the GVK group. Ahead of the Pulwama attack anniversary, Jammu and Kashmir on high alert. Intelligence agencies warn against terror plot. Republic reports from the ground zero. Whatever I said was not on the record. So, all I can say is I will call an apple an apple. I will not call an apple an orange. Moa Moitra shows no remorse, defends the filthy abuse in the parliament. Reports suggest China sent multiple spy balloon missions, India among the countries spied on.
Ladies and gentlemen, there is a massive uproar over the Adani issue in the parliament. Yesterday, Rahul Gandhi openly battled for the controversial GVK group in the parliament and said that if it was the centre who put pressure on the GVK group to give away the port to Adani. Today, in a major twist to the story, GV Sanjay Reddy, Vice Chairman of the conglomerate GVK, refuted Congress parliamentarian Rahul Gandhi's comments that the Modi government tweaked rules in favour of the Adani group. Take a look at what Rahul Gandhi had said yesterday and how the GVK had refuted the claims, and also the Prime Minister's response now coming. It's been one of the sharpest attack of the Prime Minister on Rahul Gandhi, a takedown on Rahul Gandhi, and not just that, putting things into perspective, the fact that what has really changed in the last few years. He calls UPA era as the era of scams. India's most strategic, profitable airport, Mumbai Airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट्स में से निकलता है। तो मदद कैसे हो रही है? हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा, LIC का पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी को दिया जा रहा है। अगर कोई सामने खड़ा हो जाता है, जैसे जीवी के लोग खड़े हुए, ED, CBI एजेंसीज आ जाती हैं, उनको परे कर देती हैं। Yeah. So as far as GVK is concerned, there was absolutely no pressure on our side, either through Gautam Adani or any other agency, for us to sell the airport. We sold the airport due to our own commercial interests and on our own accord. If I may give you the background, the airport company, Mumbai Airport, has a holding company, and we had raised some loans in the holding company about 10 years ago when we acquired the Bangalore airport, and those loans were becoming due. So we had to repay those loans. So a few years ago, we started the process of, getting some investors into that company. And we had tied up with three global investors, PSP from Canada, then ADIA from Abu Dhabi, and NIIF, which is the Government of India's sovereign fund. All these three investors committed to invest, and we signed an agreement and we were going ahead with them. But they had a lot of conditions precedent before they invested. Unfortunately, in 2020, we had COVID. And for about 3 to 4 months, the airport was completely shut and it was very badly affected from a financial perspective. And nobody knew when things will come back to normal. So in that scenario, there was further delay from the investors to fund the money. And there was no time horizon that we were getting from them. At the same time, the debt was becoming due. Under these circumstances, Gautam Adani approached me and said that he's very interested in Mumbai Airport and would like to offer us the same terms that the foreign investors had offered us, and with the condition that he will complete the transaction immediately, with no conditions precedent. Yeah. So there are two things they were saying. One is that they wanted to reevaluate everything due to the large impact of COVID. And secondly, they had a lot of conditions that we had to meet, some of which were very difficult to meet within the time frame that the debt was becoming due. So we had discussions with them wherein we said that these are not possible. And, it's very important that we close immediately. We spent more than a year after the agreement
to try to close those conditions, some of which they also had to conclude. So it was in the interest of the company and in the interest of the lenders that we go ahead with Adani Group as they brought in the money immediately. I won't say it is a distress sale because the transaction we had concluded with the foreign investors was before COVID. Okay. And he agreed to meet the same terms and conditions even though it is after COVID. Okay. So I wouldn't say it's a distress sale. But it was distress from the perspective that we had to pay the lenders and we did not want to default with the lenders. Well, in fact, Republic TV has now accessed details of the investigation that was carried out first by the Central Bureau of Investigation and then by the Enforcement Directorate in the GVK case. Sensational allegations that have been leveled against the GVK group, and the investigation so far basically reveals that GVK, through bogus contracts, siphoned off money, inflating the expenses to the extent of 509 crores from GVK by submitting bogus bills. Second allegation, money trail that reveals that 390 crore has landed in the bank accounts of multiple companies linked to GVK. Let's also quickly bring in my colleague and our senior executive editor, Abhishek Kapoor, who's joining us on this broadcast. Abhishek, quickly, if I want to go across to you with regards to the latest details, with regards to the investigation first carried out by the CBI and, of course, subsequently by the Enforcement Directorate. In the document that has been accessed by us, there's a clear mention of how much money has landed into the accounts of GVK. This group faces some very serious charges. Charge sheets have already been filed, and it turns out parliamentarian Rahul Gandhi was basically lobbying for this very company. Absolutely. In fact, Shawan, just to give viewers a background of the transaction, because since the story happened yesterday after Rahul Gandhi's address, information gathering has happened now. What happened was that the GVK group was struggling financially, and maybe that might have contributed to some of this money laundering and consequent investigation both by the CBI and the Enforcement Directorate. But in the meanwhile, the Adani group bought some stake from the African partner of GVK group. Now the GVK group, if they had the financial wherewithal, they had the, as per contracts, right of first refusal. So they could have told the African JV partner that no, we will take the stake, you don't give it to Adani. But they did not do that. And that's how Adani got a toehold in the transaction, ultimately leading to a situation where Adanis could buy more from open market operations through competitive bidding and, of course, from GVK as well. So it's not that GVK, as suggested by Rahul Gandhi, was browbeaten into making this transaction with the Adani group, which of course now has been clarified, as can be seen in that soundbite by the GVK management itself. And this document that you bring out, Shawan, clearly shows that the investigation was independent of the transaction that was going on. In fact, many parts of those piecemeal transactions that really contributed to Adani ultimately acquiring a controlling stake and hence ownership of the Mumbai airport happened even before this investigation began. So it's not that the Adani group was facilitated to take over of the Mumbai airport because of the investigation being carried out by these agencies, which of course are substantial details insofar as involvement of GVK group in these suspicious transactions which opened up these investigations go. So I think in that sense, the arguments put across by Rahul Gandhi in the parliament in Lok Sabha yesterday really fall flat, and that's what we have been saying. So it's not about the government coming in picture in any manner. It's about the market dynamics at play, and of course a corruption investigation which you mentioned has gone on independent of those transactions which involved Adani takeover of the Mumbai airport. Well, just a quick question before I let you go, Abhishek. The allegation that Rahul Gandhi leveled was that both the agencies were brought in only to put pressure on GVK to give away the airport to Adani. It turns out that there is no pattern, no logic behind this entire allegation. And if you simply take a closer look at the investigation, the findings reveal
that this was happening for a long time. And the fact that after the first FIR was registered, only then this was revealed that this subcontractors were brought in and this entire conspiracy, or for that matter corruption, was going on for quite some time. So there is no time logic to this entire argument. Yes, there were 9 or 10 complaints, Shravan. The document that you bring out clearly shows that the Airports Authority of India and hence the exchequer of the country was defrauded to the tune of about 509 crore rupees, and by submission of bogus bills. And the money trail reveals that rupees 390 crores had landed in the bank accounts of Messrs. GVK DPPL, and the same was transferred to the companies of GVK Group. So this entire chain of transactions, these were not aimed at facilitating Adani takeover. These were aimed at money laundering, and for which the investigation began, irrespective of the parallel transaction which the Adani Group might have started on takeover of the Mumbai airport by acquiring the stake of the JV partners of the GVK Group from South Africa. So I think these are important details which were papered over, so to say, by Mr. Rahul Gandhi yesterday in Parliament, or perhaps knowingly ignored, given the fact that he wanted to push a certain political narrative, which of course Prime Minister completely ignored today when he made his reply to the motion of thanks to the President of India for her joint address to both the houses of Parliament. That's customary as the budget session begins. Well, thank you very much, Abhishek, for putting this into perspective. Exclusive details of the investigation that was carried out against the GVK Group. The question is that, was this yet another self-goal by Rahul Gandhi? In fact, he raised this entire point about the Adani Group. Prime Minister Narendra Modi, in his reply to the debate on the motion of the thanks to the President's address in Lok Sabha, targeted the opposition Congress, saying that the period of 2004 to 2014 was a decade of scams and violence, and that the UPA's trademark was to let every opportunity turn into crisis from 2004 to 2014. The Prime Minister said that 2004 to 2014 was a lost decade. Current one will be known as India's decade. Prime Minister Modi further said that there is hope in every sector in the country, but some people were steeped in frustration due to the people's mandate against them. Listen in to the Prime Minister's most fiery remark in the Parliament. सबने अपनी बातें रखी, और जब इन बातों को गौर से सुनते हैं, उसे समझने का जब प्रयास करते हैं, तो ये भी ध्यान में आता है कि किसकी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी योग्यता है, किसकी कितनी समझ है, और किसका क्या इरादा है। ये सारी बातें प्रकट होती ही हैं, और देश भली भांति तरीके से उसका मूल्यांकन भी करता है। मैं चर्चा में शामिल सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे और खुश होकर के कहने लगे, ये हुई है। मैं अंतिम बार बोल रहा हूं, आप सीट पर बैठे बैठे नहीं बोले, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, और कोई शब्दों को नहीं गलत, आप चुप रहिए। नो
पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा, शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कर हम, ये कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। Ladies and gentlemen, Jammu and Kashmir has now been put on alert, and this is ahead of the Pulwama Fidain attack anniversary. Intelligence agencies have warned of mischief from the Pakistani side as expected almost every year. But this time, things seem to be a little different. BSF troops have already been deployed on the Indo-Pak international border in the Kathua sector of Jammu, which is on high alert, and your channel is reporting from ground zero to understand what is the situation on the borders. Take a look at this report. Just ahead of Pulwama Fidain attack anniversary, Jammu and Kashmir has been put on high alert. Intel agencies have warned against a terror plot likely by Pakistan. BSF troops deployed on Indo-Pak international border in Kathua sector of Jammu are maintaining high level of alertness. Right now we are on the Indo-Pakistan international border where the BSF troops are keeping a strict vigil on each and every development that is taking place across the border. That area just opposite to this side is Pakistan, and on each and every nefarious design of the Pakistan, these troops of the BSF are keeping a strict vigil. This is to ensure that everything goes well and smooth and every nefarious plot of the enemy is foiled. Not only the infiltration plot but also the drone attempts from across the border are also being kept a close watch by the BSF troops. Troops are not only thwarting infiltration attempts but also keeping a vigil on the drone activities from across the area. देशवासियों के लिए यही कहना है कि हर एक जवान अपनी जान निछावर करने के लिए यहाँ तैयार है, लेकिन अपने देश पे किसी भी तरह से आँच आने नहीं देगा. In the recent past, drones and tunnels have been major threat to national security. Keeping this in mind, BSF troops are carrying out anti-tunneling drive near international border. Thorough anti-tunnel drive is underway here at the Indo-Pakistan international border so as to ensure that every nefarious attempt of the enemy is foiled, and that too well within the time. They don't want to give an opportunity to the enemy to sneak in into the Indian territory, and that's why these searches are on. यहाँ के सभी ट्रेन सोल्जर हैं, तो इनको ये पहले से सिखलाई दी गई है कि किस तरह से हमने टनल को खोजना है, क्या करना है. तो इस तरह से ये टनल को खोज रहे हैं. देखते हैं अभी आगे चल के. अगर कोई टनल अगर मिलता है तो उसके बाद किस तरह की कार्रवाई आप लोगों की तरफ से की जाए? टनल अगर कोई भी मिलता है तो पहले तो उसमें कोई घुसता नहीं, लेकिन टनल को सिक्योर किया जाता है चारों ओर से, फिर अपने उच्च अधिकारी को बताया जाता है. The forces and the border have been kept on high alert to thwart any activity by the enemies to disrupt peace in India. Bureau Report, Republic TV. On the other side, Mahua Moitra shows no remorse, defends this entire issue of calling another parliamentarian. This goes into a privilege motion. On the other side, we get you the latest details.
It will require more than some dim-witted YouTubers to proclaim and then bring about the end of the Indian economy because of Adani. Now I have some really bad news for the lobby. Listen to me. The Adani crisis is over. That I find it totally laughable that some people have got so carried away by these foolish, illiterate YouTubers to actually start saying that India is over because of a small little Adani wrinkle. Did you really expect a shady short seller of a dubious background called Hindenburg, a person so shady, a group so shady that they don't even have the morality or guts to declare their own investors? For I think it will require more than some dim-witted YouTubers along with the China Vadra Congress to proclaim the end of the Indian economy. Ladies and gentlemen, let's debate. Australia's blockbuster 4-test series against India will be the greatest challenge. Just days ahead of the opening test match of the Border Gavaskar Trophy in Nagpur, Steve Smith assessed the pitch at the Vidarbha Cricket Ground as dry turning and no bounce. Yeah, we obviously know Hoff's a quality bowler, so he's a big loss for us. He's played here before as well, so he knows the conditions and lengths to bowl. But then obviously we've got Lance and Scotty. Scotty's done amazingly well in every test match he's played so far. I think his lengths will suit this wicket, skidding to the top of the stumps, particularly if there's some reverse swing that comes into play throughout the game as well. While India hold the Border Gavaskar Trophy having won the last 3 test series, Yeah, if it arises, then I'm more than happy to do that. And whatever little cricket I played for the country, I've always done that. Whatever the team has asked me to do, I try and prepare that way and try and do my best for the team. And if that is something that the team wants me to do here, I'll be more than happy to do it. all eyes are now on the high-stakes India versus Australia Test showdown. Agency report, Republic TV. Yet another attempt to defame India globally and raise pro-Khalistan slogans has taken place in the Melbourne openly and also during the Sikh prayer, that is during Ardas. They were caught on camera saying that the people of the Punjab are living in dishonor and as slaves for the past 75 years. This is an attempt to defame India, to give a color that the people in Punjab are not happy and are living a life of slavery. This is what the propaganda of the pro-Khalistanis remain. The Bharatiya Janata Party Karyakartas are on the street. They are protesting at the IT office of the Aam Admi Party. They are saying that this is Aam Admi Party who did not want the election to happen, and that's something what we are seeing at this point in time. On the other hand, let me tell you that Aam Admi Party vice versa is blaming the same. This is attack and the counter attack what we are seeing, all set to do the protest against BJP, whereas BJP is protesting Aam Admi Party, and that's something, the kind of uproar which was witnessed in the house also. It will require more than some dim-witted YouTubers to proclaim and then bring about the end of the Indian economy because of Adani. Now I have some really bad news for the lobby. Listen to me. The Adani crisis is over. That I find it totally laughable that some people have got so carried away by these foolish, illiterate YouTubers to actually start saying that India is over because of a small little Adani wrinkle. Did you really expect a shady short seller of a dubious background called Hindenburg, a person so shady, a group so shady that they don't even have the morality or guts to declare their own investors? For I think it will require more than some dim-witted YouTubers along with the China Vadra Congress. It will require more than some dim-witted YouTubers, much more than some dim-witted YouTubers, to proclaim and then bring about the end of the Indian economy because of Adani. Now I have some really bad news for the lobby. Listen to me. The Adani crisis is over. That I find it totally laughable that some people have got so carried away by these foolish, illiterate YouTubers to actually start saying that India is over because of a small little Adani wrinkle. Did you really
expect a shady short seller of a dubious background called Hindenburg? A person so shady, a group so shady that they don't even have the morality or guts to declare their own investors. For I think it will require more than some dim-witted YouTubers along with the China Vadra Congress to proclaim the end of the Indian economy. कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं। In Parliament today, and he in fact gives a strong reply to the opposition. के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी। Prime Minister slams ecosystem, says they celebrate speeches made yesterday. साल तक खून बहता रहा मेरे देश के निर्दोष लोगों का, वो दिन गए थे। PM Modi calls a decade between 2004 to 2014 as a lost decade. Lists UPA era scams. मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। Don't need headlines. My work speaks for me. Prime Minister demolishes opposition with statements. आजादी के 100 साल मनाएंगे, एक विकसित भारत बना के रहेंगे। Prime Minister signs off with a promise of developed India in the 100th year of independence. Viewers, we're live and breaking this Wednesday. I'm Shivangi Shukla. Big news coming in. ED has arrested 3 Delhi prison officials in the Sukesh Chandrasekhar case, all sent to 6 days of ED custody. Big news coming in, breaking updates coming in on Republic TV. Shavan Sen is joining us live on this development. Shavan, take us through who are these 3 Delhi police prison officials, in fact Delhi prison officials who have been arrested, or 3 of them have been sent to 6 days ED custody. Who are these prison officials and what role does ED suspect of them play?
Well, in fact, Sukesh Chandrasekhar, even after being lodged inside Tihar jail, was actually carrying out with his activities. In fact, calls were basically being made for extortion. And all of this was essentially possible because he was working in cahoots with the jail officials. In fact, there was a preliminary inquiry that was carried out, and thereafter a decision was taken to shunt out some of the Tihar jail officials. First, the action was taken by the Delhi Police Economic Offences Wing, and thereafter the Enforcement Directorate also stepped in. We are now given to understand that the 3 jail officials have been arrested in this particular matter. They would be produced before the court, is what we are being told. This arrest was made earlier in the day following certain statements that were basically recorded by the Enforcement Directorate in the Sukesh Chandrasekhar case. Now, they are only looking at the fact as to who are those people who were basically helping Sukesh Chandrasekhar to carry out the extortion racket right from inside Tihar jail. Right. And Shravan, just take us through exactly where this case really stands right now, because the con man Sukesh Chandrasekhar has also made many allegations saying that he was getting in fact, he was going ahead and he was actually getting a lot of threats coming in while he was in jail, and a lot of things happen in jail. Sukesh Chandrasekhar made those calls in jail itself, Shravan, and that is very concerning. Well, as far as Sukesh Chandrasekhar is concerned, you will have to take everything that he says with a pinch of salt. At the end of the day, we are talking about an accused who seems to be running an agenda from right inside the Tihar jail. Remains to be seen how exactly the investigative agencies take all the allegations, because he essentially has been hinting at the fact that following multiple letters that he had written to the Lieutenant Governor talking about the role of Delhi Cabinet Minister Satyendra Jain, who's also in Tihar jail, and he's made some sensational allegations against the minister, saying that he had met the minister before he was arrested by the Enforcement Directorate, and there was also a bribery angle linked to it. Now, as far as this case is concerned, remember, it all started with the extortion racket that he was carrying out right from inside the jail once he was arrested. He had also threatened, he had extorted money from a top businessman's wife.